नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग एक जुनून पर। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं MSc नर्सिंग एंट्रेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि व्यापम के द्वारा लिया गया था और हम आज 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो एग्जामिनेशन था दोस्तों 2021 में व्यापम के द्वारा लिया गया था MSc नर्सिंग एंट्रेंस के लिए और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि आपको आने वाला अगला इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों हम वन बाय वन करके क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर? इनमें से कौन सा प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर है? ऑप्शन ए नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन बी हिमैसील, ऑप्शन सी रिंगर लैक्टेट, ऑप्शन डी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँ कि जो वॉल्यूम एक्सपेंडर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलॉइड और दूसरा होता है कोलॉइड। दोस्तों जैसे कि क्रिस्टलॉइड में आता है नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज, रिंगर लैक्टेट जो सॉल्यूशन होते हैं वे क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन होते हैं। दूसरा दोस्तों कोलॉइड्स जिसमें आता है हिमैसील, डेक्सट्रॉन, ह्यूमन एल्बुमिन, जिलेटिन, ब्लड इत्यादि, ये सारे दोस्तों कोलॉइड में आते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हिमैसील, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर हिमैसील। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप किस यांत्रिक उपकरण का उपयोग पैर की गिरावट को रोकने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बैक ब्लॉक, ऑप्शन ए है दोस्तों बेड ब्लॉक, ऑप्शन बी फुट रेस्ट, ऑप्शन सी नी रेस्ट, ऑप्शन डी बैक रेस्ट। तो दोस्तों जो फुट रेस्ट है वो राइट आंसर है, जो कि मैकेनिकल डिवाइस है जो रोकता है फुट ड्रॉप को। फुट रेस्ट इट हेल्प टू मेंटेन द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द फीट, इट यूज फॉर कंफर्ट एंड टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप। आगे हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अ सिस्टम ऑफ फैमिली सेंटर्ड केयर टू डाइंग पेशेंट इज नोन एज? मरने वाले मरीज को परिवार केंद्रित देखभाल की एक प्रणाली के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ए हॉस्पिटल, बी हॉस्पिस, सी नर्सिंग होम सेंटर, डी डे केयर। तो दोस्तों इसका आंसर है हॉस्पिस केयर। अ सिस्टम ऑफ फैमिली सेंटर्ड केयर टू डाइंग पेशेंट इज नोन एज हॉस्पिस केयर। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। One of these bacteria is an example of both helpful and harmful bacteria for human being. मनुष्य के लिए बैक्टीरिया में से एक सहायक और हानिकारक बैक्टीरिया का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो 4 ऑप्शन दे रहे हैं उसमें एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन बींग के लिए हेल्पफुल भी है और ह्यूमन बींग के लिए हार्मफुल भी है। ऑप्शन ए ई कोलाई, ऑप्शन बी साल्मोनेला, ऑप्शन सी राइजोबियम, ऑप्शन डी सीजेला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए ई कोलाई। मोस्ट ई कोलाई आर हार्मलेस एंड एक्चुअली आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ healthy human intestine tract. However, some E. coli are pathogenic, means they can cause illness, either diarrhea or illness outside of the intestinal tract. तो दोस्तों E. coli इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कोविड-19, दोस्तों आप सभी को पता है कि कोविड बहुत ही पीक पे चल रहा था जिसके कारण ये कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कोविड-19 डिसीज इज कॉज्ड बाय, जो कोविड-19 डिजीज है किसके कारण होता है? MERS, बी SARS-CoV-2, ऑप्शन सी डिप्थीरिया, ऑप्शन डी एस्परजिलस। तो दोस्तों कोविड-19 होता है ऑप्शन बी SARS-CoV-2 वायरस के कारण। कोविड-19 इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद द सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिसे हम SARS-CoV-2 कहते हैं। द डिजीज कॉज्ड बाय दैट वायरस इज नाउ ऑफिशियली कॉल्ड कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस बैक्टीरियल ग्रोथ आर? इनमें से बैक्टीरिया के विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक कौन कौन से हैं? ए सनलाइट, वाटर, मॉइस्चर एंड सब्सटेंस, बी सैनिटेशन, pH लेवल एंड सनलाइट, ऑप्शन सी वेजिटेशन, लैंड एंड ह्यूमिडिटी, एंड ऑप्शन डी है वार्म
मॉइस्चर, पीएच लेवल एंड ऑक्सीजन। तो दोस्तों बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है ऑप्शन डी वार्मथ, गर्मी, नमी, पीएच स्तर और ऑक्सीजन का जो लेवल है, ये चारों मिलके एक बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इन एन एडल्ट द हार्ट नॉर्मली पंप्स। एक वयस्क में हृदय सामान्य रूप से पंप करता है। ए 500 ml पर मिनट, बी 5000 ml पर मिनट, सी 600 ml पर मिनट, डी 6000 ml पर मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन पे कि नॉर्मली पंप कितना करता है। इसका ये मतलब है दोस्तों कार्डियक आउटपुट पूछ रहा है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन अ मिनट। कार्डियक आउटपुट, अगर मैं इसके फार्मूला की बात करूं तो कार्डियक जो आउटपुट होता है इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। दोस्तों स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानते हैं द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल विथ ईच कॉन्ट्रैक्शन। जो वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एक कॉन्ट्रैक्शन में जितना ब्लड पंप करता है उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम का जो अमाउंट होता है एक बीट में, एक कॉन्ट्रैक्शन में 70 ml जो ब्लड है वो इजेक्ट करता है। और दोस्तों हार्ट रेट आप सभी जानते हैं, द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल ईच मिनट। एक मिनट में जो वेंट्रिकल जितने बार कॉन्ट्रैक्शन करता है उसे हार्ट रेट कहते हैं। तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट हमारा होता है दोस्तों 72, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70। तो हमारा कार्डियक आउटपुट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा 5040 ml, क्योंकि 5040 ml ऑप्शन में नहीं है इसलिए 5000 ml पर मिनट जो है दोस्तों राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विच ऑफ द क्लिनिकल फाइंडिंग विल द नर्स आइडेंटिफाई व्हाइल असेसिंग अ क्लाइंट। बुखार के साथ एक क्लाइंट का आकलन करते समय कौन सी नैदानिक खोज नर्स को पहचाननी होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, इसका ऑप्शन है टेकिकार्डिया, दूसरा है डिज्निया, सी है प्रीकॉर्डियल पेन और डी है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। तो दोस्तों इसका आंसर है टेकिकार्डिया। Body temperature is an independent determinant of heart rate, causing an increase of approximately 10 beats per minute per degree centigrade। जब भी हमारा शरीर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमारा जो हार्ट रेट है या हम कर सकते हैं पल्स रेट है 10 बीट बढ़ जाता है। अगर हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री है और अगर एक टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हमारा बढ़ जाता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं 10 जो हार्ट बीट है वो भी बढ़ जाता है। इसलिए एक नर्स को टेकिकार्डिया पर विशेष ध्यान देना चाहिए अगर किसी व्यक्ति को फीवर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन एडमिटिंग अ पर्सन टू हॉस्पिटल द नर्स हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जब किसी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करने के लिए नर्स के पास कई जिम्मेदारियां होती है, जिनमें निम्नलिखित में से किसको छोड़कर शामिल किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें जो आखिरी में पूछ रहा है एक्सेप्ट, इनमें से एक ऑप्शन नहीं है, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो एक साथ है, मतलब हमको इनमें से एक ऑप्शन को छाट कर निकालना है। तो दोस्तों ए है मीटिंग फिजिकल इमोशनल नीड ऑफ द रिलेटिव, केयर ऑफ बिलोंगिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, इंट्रोडक्शन एंड ओरिएंटेशन। तो दोस्तों एक नर्स का जो काम होता है बी, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन एक नर्स का काम होता है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन जो ए है मीटिंग फिजिकल इमोशनल नीड ऑफ द रिलेटिव, ये एक नर्स का काम नहीं होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। वन ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन। इनमें से कौन सा जीवित टीका का उदाहरण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए IPV वैक्सीन, ऑप्शन बी पर्ट्यूसिस वैक्सीन, ऑप्शन सी रेबीज वैक्सीन और ऑप्शन डी जो है दोस्तों MMR वैक्सीन। तो दोस्तों इनमें से लाइव वैक्सीन जो है दोस्तों है वो है MMR। MMR का मतलब होता है मीजल्स, मम्स, रूबेला इज एन एटीन्यूटेड लाइव वायरस वैक्सीन। कब देना है दोस्तों इसको, तो 9 कंप्लीटेड मंथ से लेकर 12 मंथ के बीच में दे सकते हैं, बट इट कैन बी गिवन टिल 5 ईयर ऑफ एज। 5 साल की उम्र तक भी हम इसको दे सकते हैं। दोस्तों जो डोज होता है MR का वो इस प्रकार होता है, डोज जो होता है 0.5 ml होता है। रूट जो होता है दोस्तों सब क्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। और अगर मैं साइट की बात करूं तो साइट में राइट अपर आर्म में दोस्तों इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। ये प्रथम डोज मैं बता रहा
हूं MR का फर्स्ट डोज। MR का सेकेंड डोज दोस्तों 16 से लेके 24 मंथ के बीच में दिया जाता है। डोज सेम रहेगा 0.5 ml, रूट सेम रहेगा सबक्यूटेनियस और साइड भी सेम रहेगा राइट अपर आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, टू बी इफेक्टिव ऑटोक्लेव मस्ट रीच द मेंटेन अ टेम्परेचर ऑफ एटलीस्ट, सक्रिय होने के लिए ऑटोक्लेव को कम से कम इस तापमान पर पहुंचना और बनाए रखना जरूरी है। ऑप्शन ए 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, बी 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स, सी 210 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, डी नन ऑफ दी एबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। दोस्तों ऑटोक्लेविंग के बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जानकारी दे देना चाहता हूँ। ऑटोक्लेविंग इज आल्सो नोन एज मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, या हम कह सकते हैं स्टीम अंडर प्रेशर। ये जो होता है दोस्तों कॉमनेस्ट और चीपेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन होता है क्लिनिकल प्रोसीजर में। All article can sterile in autoclave except rubber because they can destroy by heat। आगे मैं बताऊं दोस्तों, जो रीयूज ग्लव्स होते हैं वो भी ऑटोक्लेव के द्वारा स्टेराइल किया जा सकता है। दोस्तों टेम्परेचर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए में जैसा कि आप देख ही रहे हैं 121 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी टाइमिंग की अगर बात करूं दोस्तों तो 15 से 20 मिनट इसका एग्जैक्ट टाइम होता है, लेकिन 15 से 20 जो मिनट है ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि हमको टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं अप टू 30 मिनट्स। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर है। इसका सबसे महत्वपूर्ण सवाल एक और बनता है दोस्तों कि इसमें पूछा जाता है कि ऑटोक्लेव का प्रेशर कितना होना चाहिए। तो बता दूं दोस्तों प्रेशर जो होना चाहिए 15 पाउंड। कितना होता है 15 पाउंड। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन बिकॉज A. It kill microorganism by heat. B. It kill microorganism by dissolving lysosome. C. It kill microorganism by dissolving plasma membrane of cell wall. Option D. None of the above। तो दोस्तों 70% जो अल्कोहल होता है दोस्तों इसे ही हम लोग स्पिरिट के नाम से जानते हैं। और जब भी कभी क्वेश्चन में एग्जामिनर ये पूछता है कि क्विक डिसइंफेक्शन के लिए हम आर्टिकल्स को क्विक डिसइंफेक्शन करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन उपयोग में लाएंगे, तो दोस्तों 70% अल्कोहल, जिसे मैंने पहले ही बता दिया कि इसका नाम है स्पिरिट। दोस्तों इंजेक्शन के पहले भी हम स्पिरिट से ही क्लीन करते हैं। इट इज कोल्ड स्टेरिलाइजेशन और केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन भी हम इसे कहते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है दोस्तों कि ये जो 70% अल्कोहल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है दोस्तों, और उससे कि जो भी बैक्टीरिया है वो किल हो जाता है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आने वाला और भी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सके। और हाँ दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करना जरूर मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने जो एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो एग्जाम पे और भी ज़्यादा आने के चांसेस हैं और इन फ्यूचर ये आपको बहुत ही मददगार साबित होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। द स्लेवरी इंजाइम अमाइलेज फंक्शन टू डाइजेस्ट लार इंजाइम इनमें से किसके पाचन में मदद करता है? तो दोस्तों ए फैट, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। जो अमाइलेज इंजाइम होता है दोस्तों इट ब्रेक कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को दोस्तों ग्लूकोज में तोड़ता है अमाइलेज। अगर यहाँ पे बात हो रही है ऑप्शन ए फैट की, तो दोस्तों फैट को जो है लाइपेज जो होता है उसको वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट जो डी ऑप्शन में प्रोटीन है दोस्तों, तो प्रोटीएज जो इंजाइम होता है वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड में बनाता है। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है कार्बोहाइड्रेट, जो अमाइलेज इंजाइम होता है कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम चलते हैं। इन सिकल सेल एनीमिया द डिफेक्ट लाई इन विच पॉलीपेप्टाइड। सिकल सेल एनीमिया में किस पॉलीपेप्टाइड में दोष होता है? तो दोस्तों अल्फा चेन, बीटा चेन, गामा चेन, डेल्टा चेन। तो याद रखना दोस्तों इसका आंसर है बीटा चेन। बीटा चेन में डिफेक्ट होता है दोस्तों, उसका जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उसमें बीटा चेन में डिफेक्ट होता है।
क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? सिगमंड फ्रॉयड, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हिपोक्रेटस। तो दोस्तों इसका आंसर है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिसे हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। सिगमंड फ्रॉयड को दोस्तों फादर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है, इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसका नाम है पेनिसिलिन 1938 में डिस्कवर किया था। और ऑप्शन डी हिपोक्रेटस को हम फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक जो है राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 16th नंबर क्वेश्चन में। रूबेला वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू रूबेला वायरस किसके थ्रू फैलता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रेशन, ब्लड, सलाइवा एंड स्वेट। तो दोस्तों रूबेला वायरस ट्रांसमिटेड प्राइमरी थ्रू डायरेक्ट और ड्रॉपलेट कॉन्टेक्ट फ्रॉम नेसोफेरेंजियल सिक्रेशन। रूबेला इज आल्सो नोन एज जर्मन मीजल्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रेशन के द्वारा रूबेला वायरस फैलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 70 क्वेश्चन में। मीजल्स वायरस बिलोंग टू द जीनस, मीजल वायरस इसमें कौन से जीनस से बिलोंग करता है? तो ऑप्शन ए माइक्रोकोकस, ऑप्शन बी स्पाइरिलम, ऑप्शन सी मॉर्बिली वायरस, ऑप्शन डी स्पाइरोकिट। तो दोस्तों जो मीजल्स वायरस है वो मॉर्बिली वायरस जो जीनस है उससे बिलोंग करता है। अगर हम जीनस की बात करें तो माइक्रोविली वायरस, फैमिली की बात करें तो पैरामैक्सोवायरिडी, स्पीसीज की बात करें तो मीजल्स मॉर्बिली वायरस से ये बिलोंग करता है। तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 18 के ऊपर। हेपेटाइटिस सी वायरस स्प्रेड थ्रू, हेपेटाइटिस वायरस किसके थ्रू फैलता है? तो कंटामिनेटेड ब्लड, वाटर, फूड या वॉमिट्स। तो हम देखते हैं दोस्तों इसका आंसर है राइट कंटामिनेटेड ब्लड, कंटामिनेटेड ब्लड के थ्रू हेपेटाइटिस सी फैलता है। और एक चीज और याद रखना दोस्तों, अगर मोस्ट डेंजरस हेपेटाइटिस पूछता है तो हेपेटाइटिस सी है दोस्तों। मोस्ट डेंजरस हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी पूछता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है हेपेटाइटिस ई। ऑप्शन जो डी है फॉमिट्स, तो फॉमिट्स किसको बोलते हैं दोस्तों? ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। जो हेपेटाइटिस सी होता है दोस्तों कंटामिनेटेड ब्लड या पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो बाई फीको ओरल रूट फैलता है। हेपेटाइटिस बी और डी है जो दोस्तों वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू फैलता है। तो याद रखना इसका जो आंसर है कंटामिनेटेड ब्लड, हेपेटाइटिस सी वायरस स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड ब्लड। हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट 19th नंबर ऑफ क्वेश्चन पर। तो देखते हैं ग्लूकोज इज रीएब्सॉर्ब फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट थ्रू, ग्लूकोज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से किस प्रकार अवशोषित किया जाता है? तो दोस्तों एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन। इसका आंसर है दोस्तों एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किन के थ्रू होता है, किन किन के लिए होता है? तो होता है दोस्तों ग्लूकोज के लिए, अमाइनो एसिड के लिए, सोडियम के लिए, आयरन के लिए और क्लोराइड के लिए। और पेसिव ट्रांसपोर्ट अगर पूछता है तो जो नाइट्रोजीनस वेस्ट होते हैं और वाटर को जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पेसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं दोस्तों। द इनर लाइनिंग ऑफ द बोन शाफ्ट इज कॉल्ड ऑस्टियन, पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम, ऑस्टोब्लास्ट। तो दोस्तों इनर लाइनिंग बोल रहा है तो इनर का मतलब होता है एंडो से, तो इसका आंसर है सी एंडोस्टियम। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं दोस्तों। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एग, जाइगोट, स्पर्म, इंडिविजुअल। तो दोस्तों इसका आंसर है जाइगोट। जाइगोट क्या होता है दोस्तों? इट इज अ फर्टिलाइज्ड यूकेरियोटिक सेल दैट फॉर्म आफ्टर द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसको हम लोग जाइगोट के नाम से बोलते हैं। एग किसको बोलते हैं दोस्तों? फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड ओवा और एग। स्पर्म किसको बोलते हैं? मेल गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म। इंडिविजुअल एक पर्सन, वन पर्सन को इंडिविजुअल बोलते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर है बी जाइगोट। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। वन प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रमोट स्लीप फॉर अ हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट इज टू, अस्पताल में भर्ती मरीज के लिए नींद को बढ़ावा देने के लिए एक प्राथमिकता नर्सिंग हस्तक्षेप है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी अवॉइड अवेकनिंग क्लाइंट फॉर नॉन एसेंशियल टास्क। मरीज को अगर गैर जरूरी जो काम होता है उससे जगाने के लिए बचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं 23। द प्रायोरिटी व्हेन प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज टू, बेहोश रोगी को मौखिक स्वच्छता प्रदान करते समय क्या प्राथमिकता हमको रखनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन है प्रिवेंट एस्पिरेशन, प्रिवेंट माउथ ओडोर, प्रिवेंट डेंटल कैरीज, प्रिवेंट माउथ अल्सरेशन। तो दोस्तों इसका आंसर है प्रिवेंट एस्पिरेशन। द प्रायोरिटी इज टू प्रिवेंट एस्पिरेशन व्हेन प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट। जब भी हम अनकॉन्शियस पेशेंट को ओरल हाइजीन देंगे तो एस्पिरेशन ना कर जाए पेशेंट, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। एंड अनकॉन्शियस पेशेंट इज
placed into the sideline position when mouth care is provided, because this position pulling of secretion at the back of the oral cavity, thereby reducing the risk of aspiration. तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं 24 कॉज ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन आर फॉलोइंग एक्सेप्ट, मूत्र के प्रतिधारण के कारणों को छोड़कर निम्नलिखित है। ए यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, बी प्रेशर ऑन द ब्लैडर बाय फीकल इंफेक्शन, सी पुअर फ्लूइड इनटेक, डी यूज ऑफ डायूरेटिक। दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फ्लूइड के रिटेंशन के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन डी जो डायूरेटिक होता है दोस्तों वो यूरिन के थ्रू फ्लूइड को बाहर निकालने का काम करता है, तो इसका ऑप्शन डी यूज ऑफ डायूरेटिक राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका जो है 25 नंबर का क्वेश्चन। The division of nervous system that have antagonistic action or opposing action are A. motor and sensory, B. sympathetic and parasympathetic, C. synaptic and post pre and pro post synaptic, D. forebrain and hindbrain। तो दोस्तों इसका आंसर जो है B sympathetic and parasympathetic जो है ये डिवीजन है नर्वस सिस्टम का, जो एंटागोनिस्टिक एक्शन या अपोजिंग एक्शन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद स्केलेटल सिस्टम, इसमें से कौन सा स्केलेटल सिस्टम से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, हेल्पिंग इन रिप्रोडक्शन, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजुरी। दोस्तों जो ऑप्शन ए, बी और डी है वो सारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़ा है, लेकिन हेल्पिंग इन रिप्रोडक्शन ये कहीं से स्केलेटल सिस्टम से मैच नहीं करता, तो इसका ऑप्शन जो है सी है दोस्तों। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 27 क्वेश्चन। ऑल्फैक्शन परटेन्स टू द सेंस ऑफ, ऑल्फैक्शन क्या किससे संबंधित है दोस्तों, सेंस ऑफ स्मेल से संबंधित है। साइट, स्मेल, टेस्ट एंड टच, तो दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर, स्मेल से ऑल्फैक्शन संबंधित है। साइट की हम बात करें तो इसके लिए ऑप्टिक नर्व जिम्मेदार होता है दोस्तों, रेगुलेटेड बाय ऑप्टिक नर्व जो कि एक टाइप का सेंसरी नर्व है, और हम कह सकते हैं टेस्ट जो है रेगुलेटेड बाय फेशियल नर्व एंड ग्लासोफेरेंजियल नर्व। टच जो होता है दोस्तों रेगुलेट बाय सोमेटोसेंसरी सिस्टम, और स्मेल जो होता है दोस्तों वो ऑल्फैक्टरी नर्व से संबंधित है, और इसीलिए ये स्मेल को कंट्रोल करने का, सेंस करने का काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। द मेथड ऑफ ट्रिमिंग नेल इज टू, नाखूनों को ट्रिम करने की विधि कैसे है दोस्तों, तो ऑप्शन बी है फाइल द नेल स्ट्रेट अक्रॉस, सीधे नाखून पर फाइल भरे, मतलब आप सीधे ही नाखून को काटेंगे, कर्व से नहीं काटेंगे, कोई फूड स्पेशलिस्ट को नहीं बुलाएंगे, सर्कल में नहीं काटेंगे, हमको नेल को स्ट्रेट में काटना है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड विद इन द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, तो कॉन्केव, मीटस, यूला एंड नेजल सेप्टम। तो दोस्तों कॉन्केव, मीटस एंड नेजल सेप्टम ये तीनों के तीनों नेजल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, लेकिन जो यूला होता है वो नेजल कैविटी का पार्ट नहीं है दोस्तों। यूला क्या होता है, द सॉफ्ट फ्लैप ऑफ टिश्यू दैट हैंग डाउन एट द बैक ऑफ द माउथ एट द एज ऑफ द सॉफ्ट पैलेट ड्यूरिंग swallowing, द सॉफ्ट पैलेट एंड द यूला मेड together to close off the nasopharynx and prevent food entering the nasal cavity। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट ए एलर्जी, बी एनाफिलेक्टिक, सी लीक एग्लूटिनेशन, डी सर्कुलेटरी ओवरलोड। तो दोस्तों दो तरीके के रिएक्शन होता है, एक तो इम्यूनोलॉजिकल होता है, दूसरा नॉन इम्यूनोलॉजिकल होता है। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में दोस्तों जैसे कि होता है एलर्जिक रिएक्शन होता है, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है, लीक एग्लूटिनेशन हो सकता है, फीवर हो सकता है, डिलेड हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है, फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। और अगर हम बात करें कि नॉन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन तो उसमें होता है फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड, सीट्रेट टॉक्सिसिटी, सेप्टिसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोथर्मिया, कोआगुलेशन डिफेक्ट इत्यादि जो होता है दोस्तों वो नॉन इम्यूनोलॉजिकल है। तो दोस्तों जो सर्कुलेटरी ओवरलोड है वो नॉन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, इसीलिए दोस्तों इसका आंसर जो है ऑप्शन डी सर्कुलेटरी ओवरलोड राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, और 31 में बोल रहा है बैसिलरी डिसेंट्री इज एन एक्यूट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया जीनस पेचिस या प्रवाहिका संक्रमण निम्न जीवाणुओं के कारण होता है, साल्मोनेला, सीजेला, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। तो दोस्तों इसका आंसर है राइट सीजेला बैक्टीरिया कॉज एन इन्फेक्शन कॉल्ड सीजेलियोसिस। मोस्ट पीपल विद सीजेला इन्फेक्शन हैव डायरिया, फीवर एंड स्टमक क्रैम्प। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। विच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग। एसिटामिनोफेन दोस्तों पैरासीटामोल जिसका एंटीडोट है
एन एसिटिल सिस्टीन, हालांकि इसमें एन नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन सी जो है एन एसिटिल सिस्टीन जो है इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। बोन एज इज नॉर्मल इन, हड्डी की उम्र सामान्य होती है कैसे व्यक्ति में? जेनेटिक शॉर्ट स्टेचर, बी हाइपोथायराइडिज्म, सी हाइपोपिट्यूटरिज्म, ऑप्शन डी इमोशनल डेप्रीवेशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जेनेटिक शॉर्ट स्टेचर में जो बोन एज है वो नॉर्मल होती है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। विच इज द ऑप्टिमल डायग्नोस्टिक टूल फॉर डिटेक्शन ऑफ टाइफाइड? डिटेक्शन ऑफ टाइफाइड, तो टाइफाइड को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों? ए ब्लड कल्चर से, स्टूल कल्चर से, विडाल टेस्ट से, बोन मेरो कल्चर से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विडाल टेस्ट, जो कि विडाल टेस्ट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफाइड फीवर। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एग्लूटिनेशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। जो होता है दोस्तों उसके एग्लूटिनेशन के प्रिंसिपल का काम करता है। इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडीज फॉर antigens of Salmonella typhi in patient serum with typhoid and paratyphoid fever। दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 प्राइमरी होस्ट ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज। तो दोस्तों प्राइमरी होस्ट कौन होता है? मैन या रैट या एनाफिलीज या नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है सी एनाफिलीज। जो प्राइमरी होस्ट होता है दोस्तों वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, और जो सेकेंडरी होस्ट होता है दोस्तों वो मैन होता है, मतलब ह्यूमन बींग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 अ चाइल्ड स्टार्ट ट्रैवलिंग एट। इसमें से बच्चा रेंगना शुरू कब कर देता है? 8 मंथ, 9 मंथ, 11 मंथ, 7 मंथ। तो दोस्तों 8 मंथ इज द राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विनिंग मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम, दूध छुड़ाना शुरू करना चाहिए कब करना चाहिए दोस्तों? 6 मंथ, 7 मंथ, 5 मंथ, 8 मंथ। तो दोस्तों अराउंड द एज ऑफ 6 मंथ एन इन्फेंट नीड फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स स्टार्ट टू एक्सीड व्हाट इज प्रोवाइडेड बाय ब्रेस्ट मिल्क एंड कम्प्लीमेंट्री फूड आर नेसेसरी टू मीट दोज नीड्स। तो दोस्तों जिसको हम कहते हैं कि वीनिंग सप्लीमेंट्री जो फूड होता है वो 6 मंथ में बच्चे के ग्रोथ के लिए देना शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों राइट आंसर 6। नेक्स्ट पढ़ते हैं 38 नंबर ऑफ क्वेश्चन। विच ड्रग में बी administered to achieve pharmacological closure of patent ductus arteriosus? digoxin, prednisolone, furosemide, इंडोमेथासिन। तो दोस्तों इसका आंसर जो है इंडोमेथासिन, जिसको हम लोग इंडोसिन के नाम से भी जानते हैं। पेटेंट डक्टस एट्रोसिस इज द मोस्ट कॉमन कार्डियक कंडीशन इन प्रीटर्म इन्फेंट। The most commonly used drug for purpose are cyclooxygenase inhibitors, mainly indomethacin and ibuprofen, which block the conversion of arachidonic acid to prostaglandin। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। लेकिन इसके पहले दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि अगर अभी ने आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत जाकर फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। क्वेश्चन नंबर 39। ब्लैंक इज द कोलैप्स ऑफ एयरलेस कंडीशन ऑफ द लंग विथ इनकम्प्लीट एक्सपेंशन। ब्लैंक में फेफड़ा निपातावस्था या वायु रहित स्थिति में आ जाता है एवं फेफड़ों का फैलाव नहीं हो पाता। एटेलैक्टेसिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, प्लूरल इफ्यूजन, इम्फाइसेमा। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है ए एटेलैक्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। पीपल विथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम आर यूजुअली, आमतौर पर किन लोगों में उपापचयी संलक्षण सिंड्रोम दिखाई देते हैं? तो दोस्तों ओवरवेट और ओबीस, लैक्टोज इंटॉलरेंस, स्मोकर एंड डिप्रेस्ड। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है ए ओवरवेट। जो ओबीस व्यक्ति होते हैं उनमें आमतौर पर मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम के सिम्टम है वो दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। द एम ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज टू क्रिएट, ऑप्शन ए एंटीसेप्टिक इन्वायरमेंट, सेप्टिक इन्वायरमेंट, डिसइंफेक्शन एंड डी कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है एसेप्टिक इन्वायरमेंट। द एम ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज टू क्रिएट एसेप्टिक इन्वायरमेंट। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कॉर्टशिप, हैंडशेक, ऑल ऑफ द एबव। एड्स कैसे फैलता है दोस्तों? तो क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, क्या प्रेमालाप करने से, क्या हाथ मिलाने से? तो नहीं दोस्तों, एड्स जो इनमें से फैलता है ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से, प्रेमलाप या हाथ फैलाने से, हाथ मिलाने से एड्स नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं हम। फॉर इफेक्टिव काउंसलिंग द प्री ट्रेनिंग एट्रीब्यूट्स एंड स्किल रिक्वायर फॉर अ काउंसलर
आर, एक काउंसलर के लिए आवश्यक प्री ट्रेनिंग विशेषताओं और कौशल के प्रभावी परामर्श के लिए होना चाहिए। ए, सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग गुड साइकोलॉजिकल हेल्थ, सेंसिटिविटी अबाउट रिसोर्सेज लिमिटेशन एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ द अदर पर्सन। डी, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों हमेशा ऑल ऑफ द एबव देख के ऑल ऑफ द एबव आंसर नहीं लगाना है। ऑप्शन ए, सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग एक काउंसलर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। द मोस्ट यूजफुल मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज टू पीपल व्हेन इन रिमोट एरिया आर थ्रू। दूर दराज के इलाकों में भी लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए सबसे उपयोगी तरीका है दोस्तों क्या? मास अप्रोच, ग्रुप अप्रोच, इंडिविजुअल अप्रोच, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मास अप्रोच, बड़े पैमाने पर संपर्क। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। द हेल्थ एजुकेशन इज टू अ ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक पेशेंट्स शुड बी एबल टू A, change their behavior, teach the bad effect of alcoholism. C, inform about constituent of alcohol. D, discuss and create awareness among them about family crisis. शराबी लोगों के समूह को स्वास्थ्य शिक्षा देने में सक्षम होना चाहिए। इसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि उनके बिहेवियर को बदलना चाहिए। चेंज देयर बिहेवियर इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। विच इज अ कॉमन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रिस्क फैक्टर इन एडल्ट? तो एनलार्ज प्रोस्टेट, कैथेटर यूसेज, एंड सी, डायबिटीज, और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट हम दोस्तों बैठते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। द टर्म यूज्ड फॉर पेन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद है जब भी एग्जाम पे आएगा आप सभी जरूर बताएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जल्दी से फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने कलीग को भी ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। तो 47 नंबर, द टर्म यूज फॉर पेन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट इज फीवर, अर्थराइटिस, एपिलेप्सी, ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों जोड़ के दर्द और सूजन को हम गठिया अर्थात अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है दोस्तों। 48 नंबर ऑफ क्वेश्चन। एन इंक्रीज वाइट ब्लड सेल काउंट इज इंडिकेटिव ऑफ विच डिसीज? जब सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या का बढ़ना इसमें किस बीमारी का सूचक है? तो दोस्तों ल्यूकेमिया के कंडीशन में जो WBC का अमाउंट है वो बढ़ जाता है और ये एक इन्फेक्शन का सूचक है, या हम कह सकते हैं ल्यूकेमिया का सूचक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्लाइंट विद डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड barking cough is associated with which condition? cystic fibrosis, asthma, epiglottitis and D, croup। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो है क्रूप। हम बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि देखते हैं कि रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी is commonly seen in A, baby with congenital anomalies, B, small for dead baby, C, large of dead babies, D, low birth weight babies। तो दोस्तों अपरिपक्वता का रेटिनोपैथी सामान्यतः किन बेबीज में देखा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है बहुत ही ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनने के पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाकर क्वेश्चन अच्छे देखने के लिए इस चैनल को तुरंत की तुरंत सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों इसका आंसर है ए, बेबी विथ कंजेनाइटल एनामलीज। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये हमारा चैनल का 50 जो शानदार MSc नर्सिंग एंट्रेंस का व्यापम के द्वारा लिया गया क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। मैंने कोशिश करी है कि चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस और ये सेशन पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल तक इसको ज़रूर पहुंचाएं। अगर ये क्वेश्चन सेशन बहुत ही शानदार रहा है दोस्तों, अगर आपका डिमांड होता है तो रिमेनिंग जो आगे बचा हुआ है 50 क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।